जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फंक्शन है, इन तमाम तर चीज़ों को हम विद डायग्राम एंड विद प्रॉपर नोट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो डियर लिसनर्स, इससे पिछली वीडियो में हमने किडनी का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल से हमने डिस्कस किया था। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने किडनी को विद प्रॉपर डायग्राम एंड नोट्स हमने इसको डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। और आप जानते हैं कि नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। आज इस नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और इससे अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बना पाए। एज यू नो कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर जो है ये जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, इसको नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल का। और जो यहाँ से ब्लड को लेके बाहर निकल रही है, इसको नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल का। इसका रोल और फंक्शन हम आगे डिस्कस करते हैं। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, इसको नाम दिया जाता है बुमेन्स कैप्सूल का। और इसके अंदर ये जो कैपिलरीज है, इसका एक गुच्छा आपको नजर आता है इस बुमेन्स कैप्सूल के अंदर, इसको नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का। यहाँ से एक ट्यूब्यूल निकलती है जिसको नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। दिस इज लूप ऑफ हेनले। जो यू शेप आपको नजर आता है, यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको नाम दिया जाता है लूप ऑफ हेनले का। ये जो ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले के बाद इसको नाम दिया जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट्स, जहां पे बहुत सारे जो नेफ्रॉन हैं उनकी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आके यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं जो नेफ्रॉन है उसका जो फंक्शन है उसके बारे में। तो नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, इसको हम 3 स्टेप के अंदर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि यहाँ पर कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। सेकंड स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि यहाँ पर कैसे सिलेक्टिवली चीजों को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर शामिल किया जाता है। और थर्ड स्टेप हम डिस्कस करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि कैसे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर डियर लिसनर्स, सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी के जरिए किडनी के अंदर एंटर होता है। और जैसे ये रीनल आर्टरी के जरिए किडनी के अंदर एंटर होता है, तो यहाँ पर ये ब्लड नेफ्रॉन का जो स्टार्ट पार्ट है, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, इसके अंदर एंटर होके ग्लोमेरुलस में एंटर होता है। ओके। और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये थिक है, इसका डायमीटर ज्यादा है। और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये नैरो है, इसका डायमीटर कम है। सो इसका डायमीटर ज्यादा होने की वजह से और एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होने की वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर, जो कि गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर है, वुमेन्स कैप्सूल जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मौजूद है ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर एक हाई किस्म का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ओके। ग्लोमेरुलस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस हाई प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर जो लिक्विड है वो यहाँ पे ग्लोमेरुलस की जो थिन वाल है उनको क्रॉस करता हुआ वुमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर होगा। ओके। जिनका साइज बहुत कम है वो चीजें यहाँ से फिल्टर होके वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आ सकती हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास है एफरेंट आर्ट्रियोल। तो एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए ब्लड एंटर होगा ग्लोमेरुलस के अंदर। और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ई से, ओके, यहाँ पे जो आर्टरी ब्लड को लेके एग्जिट कर रही है ग्लोमेरुलस से, इसको नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। इसका डायमीटर कम है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो चीजें हैं वो ग्लोमेरुलस की थिन वाल से क्रॉस करती हुई वुमेन्स कैप्सूल का ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो ब्लड है उसका तकरीबन 20% जो प्लाज्मा है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। और ये चीजें जो यहाँ पे फिल्टर हुई हैं, इनमें शामिल होता है वाटर। ओके। इसमें वाटर शामिल होता है, विटामिन हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया एंड साल्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल हैं और जो व्हाइट ब्लड सेल हैं एंड प्लेटलेट्स जो हैं और प्रोटीन्स जो आ जाती हैं, वो यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाती, बिकॉज उनका साइज बड़ा है और वो ग्लोमेरुलस की थिन वाल को क्रॉस नहीं कर सकती। और ये सारी चीजें यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर होके यहाँ से ट्रांसफर होके आ जाती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। लूप ऑफ हेनले से पहले जो ट्यूब्यूल है उसको नाम दिया जाता है पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लूप ऑफ हेनले के बाद जो ट्यूब्यूल है उसको नाम दिया जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो यहाँ पे पी से आप याद रख सकते हैं कि जो पहले आती है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो अब ये जो फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो चीजें यहाँ पे फिल्टर हुई हैं उसको नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एंटर हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसको नाम देते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो चुकी है, यानी कि हाई प्रेशर की वजह से चीजें यहाँ पे फिल्टर हो चुकी हैं। इस स्टेप को नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। और जो सेकंड स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं। इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर तकरीबन 65 to 70% जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये इन चीजों को रीएब्जॉर्ब करती है, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये चीजें बाहर आती हैं और जो एफरेंट आर्टरियोल है वो इन चीजों को कलेक्ट करके ब्लड के अंदर शामिल कर देती है। तो डियर फेलोज, जो पीसीटी है ये नेफ्रॉन का सबसे इंपॉर्टेंट और एक्टिव पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पीसीटी के जो सेल्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, यानी कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं? तो यहाँ पर 100% ग्लूकोज, 100% अमीनो एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ से बाहर निकाले जाते हैं और बाहर एफरेंट आर्टरियोल इनको रीएब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर शामिल कर देती है। और यहाँ पर जो वाटर है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर ऑस्मोसिस के जरिए होती है। ओके, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, यानी कि पहले क्लोराइड आयन को बाहर निकाला जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक बन जाता है तो वाटर ऑटोमेटिकली अंदर से ऑस्मोसिस के जरिए बाहर आ जाता है। तकरीबन 70% के लगभग यहाँ पे वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के यहाँ पर दो पार्ट हैं, यानी कि दो लिम्स हैं। जो लिम्ब नीचे की तरफ है उसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो लिम्ब ऊपर की तरफ है इसको नाम दिया जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो चुकी हैं, लेकिन जो फिल्ट्रेट बच चुका है उसके अंदर भी अभी बहुत सारी काम की चीज और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं। उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल करना जरूरी होता है। तो डियर फेलोज, जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये वाटर के लिए परमिएबल है और साल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है, यानी कि यहाँ से वाटर को कंटिन्यूसली बाहर निकाला जाएगा और जो साल्ट है उसके लिए ये इम्परमिएबल है, साल्ट यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यहाँ से बाहर वाटर नहीं आ सकता, लेकिन जो साल्ट्स हैं जैसे क्लोराइड और जो सोडियम आयंस हैं वो यहाँ से बाहर आ सकते हैं। सो यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है इसके ऊपर खास तरह के चैनल्स होते हैं जो एक्टिवली एनर्जी लगा के यहाँ से सोडियम और क्लोरीन को बाहर निकाल दिया जाता है, तो बाहर के एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक बन जाता है। सो यहाँ से जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है यहाँ से वाटर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ मूव करेगा और जब वाटर बाहर निकलेगा और बाहर यहाँ पर आप जानते हैं कि लूप ऑफ हेनले के ऊपर ये कैपिलरीज यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस लूप ऑफ हेनले को घेरा हुआ है। ये कौन सी कैपिलरीज हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। सो ये कैपिलरीज क्या करती हैं कि यहाँ पर जो वाटर है और ये जो आयंस हैं इनको कलेक्ट करके कहाँ पर फेंक देती हैं? ब्लड के अंदर शामिल कर देती हैं। सो यहाँ पर ये फंक्शन होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, दिस इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर क्या होता है कि अगर ब्लड के अंदर जो सोडियम है उसकी कंसंट्रेशन कम हो, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो यहाँ पर एक्ट करके जो सोडियम है उसकी रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। रिक्वायर्ड सोडियम यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है थ्रू एल्डोस्टेरोन। और इसके अलावा यहाँ पर जो एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड साल्ट्स हैं वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होते हैं और इसके अलावा ब्लड का जो पीएच है, जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की। नेफ्रॉन का जो थर्ड फंक्शन है उसमें आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है इसका मतलब यह है कि ब्लड से कुछ चीजें एक्टिवली एनर्जी लगा के ये जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर ट्रांसफर की जाएंगी, यानी कि ब्लड के अंदर कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे हाइड्रोजन आयंस हो गए, पोटाशियम आयंस, अमोनिया, ड्रग्स और टॉक्सिन्स जो हैं ब्लड के अंदर, उनको ये जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं इनसे बाहर निकाल के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर एंटर किया जाता है ताकि ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन किया जाए और ब्लड के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको रिमूव किया जाए। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसकी जो अहमियत है ट्यूबुलर सिक्रीशन की वो ये है कि ब्लड का जो पीएच है वो कंट्रोल होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आयंस यहाँ से रिमूव होते हैं, जो ब्लड है उससे एक्स्ट्रा आयंस रिमूव होते हैं। इसके अलावा जो हार्मफुल केमिकल्स हैं
वो बॉडी से निकाल के यूरिन के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक ऐसा पार्ट है जहां पे जो मल्टीपल नेफ्रॉन है, जो डिफरेंट नेफ्रॉन है, वो आके यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और अपने जो फाइनल फिल्ट्रेट है उसको यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट मल्टीपल नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट रिसीवर है। मल्टीपल नेफ्रॉन जो है उनका जो फिल्ट्रेट है, जो फाइनल फिल्ट्रेट है, वो यहाँ पे रिसीव होता है। इसके अलावा जो ADH है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो भी यहाँ पे एक्ट करके जो वाटर के चैनल्स हैं उनको ओपन करता है और यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है उस वक्त जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी। सो यहाँ पर ADH के कंट्रोल में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। और इसके अलावा जो यूरिन है उसका फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे डिसाइड होता है। सो यहाँ पे यूरिन जो है वो ट्रेवल करता हुआ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगा। कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन है, जो फाइनल यूरिन है, वो ट्रेवल करता हुआ माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से इस यूरिन को जो यूरिटर्स हैं वो कलेक्ट करने के बाद यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाएंगे और फाइनली जो यूरिन है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। सो डियर लिसनर, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।